नेक्स्ट काइनेटिक एनर्जी डिस्कस हो गए थे इसमें, है ना, क्योंकि अब देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी, जैसा कि मैंने प्रीवियस क्लास में ही बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली किस पे डिपेंड करता है, हाइट पे डिपेंड करता है। मतलब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आप रो जी एच बोले या एम जी एच बोले, तो जी भी कांस्टेंट होता है, मास भी कांस्टेंट होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली किस पे डिपेंड करेगा, आपको हाइट पे डिपेंड करेगा पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन। सेम चीज है, पोजीशन पे कोई भी ऑब्जेक्ट को एक जगह से उठा के दूसरी जगह पर ले जाओ ऊपर हाइट, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाएगी। जैसे इसके एग्जांपल है स्ट्रेच और कंप्रेस द स्प्रिंग। ठीक है, आप स्प्रिंग को स्ट्रेच करो या कंप्रेस करो, तो जैसे ही आप कंप्रेस करोगे उसकी हाइट कम हो जाएगी, और स्ट्रेच करोगे तो हाइट बढ़ जाएगा, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी होता है। सेकंड है वाटर स्टोर इन ए ओवरहेड टैंक। माने जो पानी टंकी जो होती है अपन उसमें वाटर जो स्टोर करते हैं, दिस इज आल्सो एग्जांपल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। दिस इज द, है ना, क्योंकि इसमें क्या आपका ग्राउंड से वाटर को अपन पाइप के थ्रू टैंक पे चढ़ाते हैं एक पर्टिकुलर हाइट पे, दिस इज आल्सो पोटेंशियल एनर्जी। अब देखते हैं एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशंस डिस्कस करते हैं बेसिकली। जैसे कुछ इस तरह से है, ऑब्जेक्ट एम मास का ऑब्जेक्ट है ए पॉइंट पे, इसको एफ फोर्स लगाकर आपने इसको एक पार्टिकुलर हाइट पे ले गए। कितने हाइट पे ले गए, एच हाइट पे ले गए, पार्टिकुलर हाइट पॉइंट बी, इसको बी नाम दिया। तो मालूम है इसको एम जी कहाँ लगेगा, आपको वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा। तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स तो हो गया आपका mg, डाउनवर्ड लग रहा है, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है आपका h हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट आपने h कर दिया, तो वर्क बराबर क्या होगा आपका mgh हो गया, वर्क इज mgh। सिंपल डेरिवेशन है। दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। मतलब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो गया आपका mgh। जी भी कांस्टेंट है, मास भी कांस्टेंट रहेगा, मतलब ये बेसिकली हाइट पे डिपेंड करेगा। हाइट इंक्रीज होगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज होगा, और हाइट डिक्रीज होगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी डिक्रीज होगा। मतलब आपका पोटेंशियल एनर्जी क्या बोल सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। दिस इज स्प्रिंग की केस में अगर बात कर रहे हैं, पहले ये इस पोजीशन पे है फर्स्ट वाला, सेकंड पोजीशन में है, इसको क्या किया स्ट्रेच कर दिया। कितना स्ट्रेच किया, तो एक्स डिस्प्लेसमेंट दिया इसमें। तो द फिगर शोज वन एंड ऑफ द मासलेस स्प्रिंग attached to a rigid vertical support and other end is block of mass m which can be moved and small। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एक एंड को अपन ने यहाँ फिक्स कर दिया और स्प्रिंग के दूसरे एंड को एक ब्लॉक एम मास का ब्लॉक लगा दिया और उसको स्ट्रेच किया एक्स डिस्टेंस पे। तो इस केस में क्या कंडीशंस होंगे, जब आप उसको एक्स डिस्टेंस पे स्ट्रेच कर रहे हो, तो शुरुआत में तो क्या है आपका एक्स जीरो है, तो डिनोट्स पोजीशन ऑफ ब्लॉक व्हेन द स्प्रिंग इज नेचुरल लेंथ। माने शुरुआत में क्या था आपका स्प्रिंग जो है नेचुरल लेंथ पे है, ठीक है, ना तो स्ट्रेच किया ना तो कंप्रेस किया हो गया। इन एन आइडियल स्प्रिंग द स्प्रिंग फोर्स एफ एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। मतलब अब इसमें क्या लगाया, फोर्स लगाया, तो अब इसका पोजीशंस क्या हो जाएगा, आपके चेंज हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ आ गया, कितना चेंज हुआ, तो x चेंज हुआ, x डिस्प्लेसमेंट, मतलब जितना फोर्स लगाओगे उतना ही चेंज होगा। इसलिए मैंने लिखा कि Fs इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। x इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन, मतलब स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं। दिस फोर्स लॉ फॉर द स्प्रिंग इज कॉल्ड, इसी को क्या बोलते हैं, हुक्स लॉ बोलते हैं। ये याद रखना है कि फोर्स इज डायरेक्ट, स्प्रिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, दिस इज कॉल्ड हुक्स लॉ। एंड मैथमेटिकली फोर्स, स्प्रिंग फोर्स को क्या लिख सकते हैं, माइनस के एक्स। के तो हो गया आपका स्प्रिंग कांस्टेंट, के को क्या बोलेंगे आप, स्प्रिंग कांस्टेंट बोल देंगे, और एक्स क्या आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन पर मीटर।
एंड इट इज मेजर्ड ऑफ द स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग। के से आप क्या मेजर कर सकते हैं, स्प्रिंग की स्टिफनेस मेजर कर सकते हैं कि भाई स्प्रिंग कितना स्टिफ हो। कितना स्टिफ का मतलब क्या होता है, लोड पर यूनिट डिफ्लेक्शन, मतलब कितना लोड देने पे, कितना फोर्स लगाने पे कितना डिफ्लेक्ट होगा स्प्रिंग, दैट इज कॉल्ड स्टिफनेस। निगेटिव, और जो मैंने फॉर्मूला बताया स्प्रिंग फोर्स क्या लिखा है मैंने, माइनस के। यहाँ देखा होगा मैंने माइनस निगेटिव साइन दिया, तो निगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, फोर्स इज ऑलवेज अपोजिट टू द चेंज इन लेंथ, फोर्स हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है। तो टू कैलकुलेट द वर्क डन ऑन द ब्लॉक बाय द स्प्रिंग फोर्स एज द ब्लॉक मूव्स फ्रॉम अनडिफॉर्म x बराबर 0 से x नॉट, मतलब इसका मतलब हुआ कि इनिशियली जैसे ए स्प्रिंग था, इनिशियली तो ए था आपका, आपने यहाँ x इक्वल टू 0 पे था। अब जब आपने इसमें फोर्स लगाया, इसको स्ट्रेच किया, तो ए क्या हो जाएगा, ए स्ट्रेच होके यहाँ हो गया दिस इज, मतलब अब पोजीशन क्या हो गया आपका, x नॉट हो गया। तो दिस इज द अनडिफॉर्म पोजीशंस की बात कर रहे हैं। अब दोनों साइड आप इंटीग्रेट कर दें तो इससे आपका वर्क निकल जाएगा, दिस इज फोर्स mv स्क्वायर अपॉन 2s। द वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स इज ऑलवेज निगेटिव, याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्प्रिंग के द्वारा वर्क डन हमेशा क्या होगा आपका, निगेटिव हो गया। इफ द ब्लॉक मूव्स फ्रॉम x इक्वल टू 1 से x2 तक अगर मूव करे, मतलब इनिशियली अगर x इक्वल टू x1 पे ब्लॉक है, अब आपने फोर्स लगा के यहाँ हो गया, यहाँ पोजीशन क्या होगा x है, तो वर्क डन ऑफ द स्प्रिंग कुछ चेंज नहीं होगा, तो ये हो जाएगा आपका माइनस के x का क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन, जिसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बाई 2 x1 से x2, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, माइनस के बाई 2 x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, ए वर्क डन हो गया। सिंपल चीज है, जैसे वहां किया था ना 0 से x नॉट के लिए, यहाँ क्या है x1 से x नॉट, मतलब इस पोजीशन से इस पोजीशन पे ले गए। तो वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स डिपेंड अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, मतलब स्प्रिंग के द्वारा जो फोर्स किस पे वर्क जो किस पे डिपेंड करेगा, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा। तो द नेट वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स इज 0, मतलब ओवर क्या हो गया, नेट वर्क डन स्प्रिंग का 0। एनी पाथ विच डन बाय द स्प्रिंग फोर्स इज 0 फॉर एनी पाथ विच रिटर्न टू द इनिशियल फोर्स, क्योंकि मालूम है आप स्प्रिंग को खींचो, स्ट्रेच करो, फिर स्प्रिंग को छोड़ दो, तो अपने क्या हो जाता है, इनिशियल पोजीशन पे आ जाता है, मतलब नेट वर्क डन क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि आपने तो कुछ काम किया नहीं ना, काम दिखना भी तो चाहिए। मतलब इसका मतलब क्या हो जाएगा कि स्प्रिंग फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स होता है। स्प्रिंग फोर्स कैसा होता है, बेसिकली आपका कंजर्वेटिव फोर्स होता है, मतलब उसमें फोर्स कंजर्व रहता है, स्टोर रहता है, बोल सकते हैं एनर्जी स्टोर होते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, बताएं क्या होगा इसका आंसर। सर काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी बॉडी इज रेस्ट कैन हैव, काइनेटिक एनर्जी तो होगा नहीं ना, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या बताया था, हाफ mv स्क्वायर। जब वेलोसिटी ही नहीं होगा, रेस्ट में है, तो वेलोसिटी तो 0 ही हो गया ना, तो काइनेटिक एनर्जी तो पॉसिबल ही नहीं है। अब मोमेंटम बराबर भी क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, मतलब मोमेंटम के लिए भी क्या होना चाहिए आपका, वेलोसिटी होना चाहिए, तो वेलोसिटी ही नहीं है ना, तो मोमेंटम भी नहीं होगा, मतलब पोटेंशियल एनर्जी होगा। पोटेंशियल एनर्जी के लिए वेलोसिटी का होना जरूरी नहीं, क्योंकि वो हाइट पे डिपेंड करता है। अब बताएं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होगा, क्या होगा इसका आंसर, सर बी, बी। टू स्प्रिंग है, ए एंड बी आर आइडेंटिकल, दोनों सेम है, बट बी इज स्टीफर देन ए के कंपेरिजन में बी ज्यादा स्टीफर है, मतलब लोड पे ज्यादा डिफ्लेक्ट होगा। व्हेन बोथ आर स्ट्रेच बाय द सेम फोर्स, दोनों पर सेम फोर्स लगा रहे हैं, देन मोर वर्क डन इन केस, किस केस में ज्यादा वर्क होगा, ए के केस में, क्योंकि बी ज्यादा स्टीफर है ना, स्टीफनेस उसकी ज्यादा है, स्टीफनेस का मतलब वो ज्यादा टफ है, उसकी जो मटेरियल है ना ज्यादा टफ है,
ए के कंपेरिजन में ए की जो मटेरियल उतना ज्यादा टफ नहीं है, कम फोर्स पे भी ज्यादा डिफ्लेक्ट हो जाता है, तो दोनों सेम फोर्स है तो ए का डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा। स्टिफ का मतलब हार्ड ज्यादा बोल सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चंस क्या है, टू स्प्रिंग है ए एंड बी दोनों, ए की स्प्रिंग कांस्टेंट जो है बी के स्प्रिंग कांस्टेंट से 2 टाइम्स है, मतलब ए की स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा है, तो स्प्रिंग फोर्स बेसिकली क्या होता है, माइनस के एक्स, और स्प्रिंग कांस्टेंट जो है ना ए की ज्यादा है बी के कंपेयर, आर स्ट्रेच बाय अप्लाइंग फोर्स ऑफ इक्वल, दोनों पर सेम फोर्स लगाया और 4 एंड्स, इफ द एनर्जी स्टोर ए इन ए पर अगर एनर्जी ई स्टोर है तो बी पे कितना एनर्जी स्टोर हो जाएगा, बेसिकली 2 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि इसकी कि ए की जो है स्प्रिंग कांस्टेंट बी से 2 टाइम्स अधिक है। अब देखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के लिए फर्स्ट डिस्कस करते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। तो कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, वर्क डन बाय द फोर्स अराउंड द क्लोज पाथ इज जीरो, ऑब्वियसली कोई भी क्लोज पाथ हो अगर इस पे वर्क लगाओगे तो जीरो ही हो जाएगा, एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ, उसको पाथ से मतलब नहीं है, वर्क को पाथ से मतलब नहीं, किस पाथ है, सच फोर्स इज कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्स, मतलब वैसा फोर्स जो कि क्लोज पाथ में हो उसको क्या बोलेंगे, कंजर्वेटिव फोर्स। और क्लोज पाथ में फोर्स क्या होता है, जीरो होता है और वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, मतलब फोर्स क्या हो जाएगा आपका माइनस डी यू बाई डी, निगेटिव साइन है ना, निगेटिव साइन क्या बता रहा है कि मतलब वो एनर्जी जो है स्प्रिंग में पहले से कंजर्व है, तो देन फोर्स इज कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्स। ये कंजर्वेटिव फोर्स का फॉर्मूला हो गया डी यू बाई डी एक्स। तो कंजर्वेटिव फोर्स में क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स जो पहले से कंजर्व हो, इलास्टिक फोर्स, अब रबर के खींचो खिंचा जाता है फिर छोड़ो अपनी जगह पर आ जाएगा, इस सब में एनर्जी पहले से कंजर्व होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, मैग्नेटिक फोर्सेस, ऑल आर द एग्जांपल ऑफ द कंजर्वेटिव फोर्सेस, एंड ऑल द सेंट्रल फोर्सेज आर कंजर्वेटिव इन नेचर, में क्या होता है, कंजर्वेटिव नेचर का होता है। नॉन कंजर्वेटिव की बात करें तो क्या होता है, क्लोज पाथ में जस्ट उल्टा कंजर्वेटिव का, कंजर्वेटिव में क्या होता है, क्लोज पाथ में जीरो था, इसमें क्लोज पाथ में फोर्स जीरो नहीं होगा, और कंजर्वेटिव का था क्या था, वो पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा था, जबकि ये डिपेंड्स ऑन पाथ करेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में क्या होगा आपका, फ्रिक्शन फोर्स, विस्कस फोर्स, एयर ड्रैग, जिसे एयर ड्रैग एयरप्लेन के केस में आते हैं, एरोप्लेन के केस में आते हैं, दिस ऑल आर द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। अब देखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, वही है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज कांस्टेंट, मतलब ये डिस्ट्रॉय नहीं हो सकते, इफ द इंटरनल फोर्स डूइंग वर्क ऑन इट्स आर कंजर्वेटिव एंड द एक्सटर्नल फोर्स डू नो वर्क, मतलब कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी में कि मैकेनिकल एनर्जी भी किसी भी सिस्टम का हमेशा कांस्टेंट होगा, और इंटरनल फोर्स के कारण जो भी वर्क होगा वो क्या होगा आपका, कंजर्वेटिव होगा, मतलब वो वेस्टेज नहीं होंगे, और एक्सटर्नल फोर्स के कारण क्या होगा, वर्क नहीं होगा। When a body undergo displacement del X under the action of conservative force, मान लिया किसी बॉडी पे फोर्स लगा, कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब क्या हुआ, इंटरनल फोर्स के कारण उसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ डेल एक्स, देन द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज गिवन बाय वर्क एनर्जी थ्योरम, जो कि लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था, क्या हो जाएगा आपका, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ब्रैकेट में जो मैंने एक्स लिखा ना, ये ब्रैकेट में एक्स लिखा इसका मतलब होता है फोर्स इज ए फंक्शन ऑफ एक्स, मतलब एक्स के साथ अगर एक्स चेंज होगा तो फोर्स भी चेंज होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दिस इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। एज द फोर्स इज कंजर्वेटिव द चेंज इन पोटेंशियल, अगर फोर्स कंजर्वेटिव हो तो पोटेंशियल एनर्जी में भी चेंज होगा, दोनों को इक्वल कर दो कंजर्वेटिव फोर्स का, तो इसका मतलब क्या निकला, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल जीरो, मतलब चेंज इन एनर्जी शुड बी जीरो, इट इज द कंजर्वेटिव फोर्स।
तो मैकेनिकल एनर्जी क्या होगा आपका, कांस्टेंट हो गया। दैट मीन्स इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी इंक्रीजेस इट्स पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस बाय इक्वल अमाउंट एंड वाइस वर्सा। मतलब अगर आप काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगा इक्वल अमाउंट में, मतलब जितना आप काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करोगे पोटेंशियल एनर्जी भी उतना ही डिक्रीज करेगा, या पोटेंशियल एनर्जी को अगर आप जिस अमाउंट से डिक्रीज करोगे काइनेटिक एनर्जी भी उसी अमाउंट से इंक्रीज करेगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन केस ऑफ फ्री फॉलिंग बॉडी की बात करते हैं अगर, तो एक एक एम मास का बॉल है, उसको आप किसी बिल्डिंग से नीचे ड्रॉप करो, एच हाइट का बिल्डिंग है, तो टोटल एनर्जी तो मालूम है आपको, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। और कंसीडर मान लेते हैं कि ए बी सी आर द पॉइंट्स ऑफ हाइट एच एच माइनस एक्स ऑन द ग्राउंड। मतलब जैसे ही आपने छत पे से जो बॉल गिराया ना नीचे आपने छत पर से, एच हाइट है, तो पहले मान लिया कुछ हाइट पे आया, ए पॉइंट बी पॉइंट सी पॉइंट पे अलग अलग पॉइंट का पोजीशन दिया हुआ है। अब अगर एट ए पॉइंट की बात करते हैं, जिस इनिशियली जब अपन ने बिल्डिंग से नीचे गिरा रहे हैं तो ऊपर तो गिरा रहे हैं, तो इनिशियली वेलोसिटी क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉल एट दैट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए इज जीरो हो जाएगा, बिकॉज एक्सेलरेशन इज माइनस वी स्क्वायर बाय 2s। एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉल एट पॉइंट ए पे पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर हो गया, mgh, क्योंकि ये h हाइट ट्रेवल किया हुआ है। तो टोटल एनर्जी में क्या करो, दोनों को हेड कर दो, तो पोटेंशियल एनर्जी तो आपका mgh हो गया और काइनेटिक एनर्जी तो जीरो है, मतलब आपका टोटल एनर्जी हो गया mgh के बराबर हो जाएगा। अब अगर बी पॉइंट की बात करें, इस पॉइंट की बात करें, तो x डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका है, तब इसमें क्या हो जाएगा आपका, x डिस्टेंस ट्रेवल कर गया तो पॉइंट बी पे वेलोसिटी तो कुछ ना कुछ तो होगा ही वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी हुआ तभी तो बी पोजीशन पे आया। तो वी स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर इक्वल टू 2as से बी पॉइंट पे वेलोसिटी अपन ने निकाल लिया। दिस इज वीवी इक्वल टू √2gx। इस पे काइनेटिक एनर्जी आपका निकल गया हाफ एम वी काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट, क्या होता है काइनेटिक एनर्जी आपका हाफ एम वी स्क्वायर, तो हाफ एम, अब वी स्क्वायर क्या है आपका 2gx, इससे आपका काइनेटिक एनर्जी बी पे निकल गया। उसी प्रकार पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी दिस इज mgx, पोटेंशियल एनर्जी mgh, h इक्वल टू क्या होगा, इस पॉइंट की बात कर रहे हैं बी पॉइंट के h माइनस एक्स, तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाएगा, h की प्लेस पे h माइनस एक्स आ जाएगा, या इसको आप h1 कर लेते हैं, h1 इक्वल टू दिस हो जाएगा h माइनस एक्स, अलग देना, दोनों वैल्यू रख दें mgh माइनस mgx, तो इसमें भी टोटल एनर्जी कितना हो गया, mgh के बराबर ही होगा, क्योंकि mgx से mgx कैंसिल आउट। बी पॉइंट पे भी वही आया। अब निकालते हैं सी पॉइंट पे, मतलब ग्राउंड को टच कर गया, तो ग्राउंड को टच कर गया तो वर्क तो क्या हो गया आपका हाफ एम वी स्क्वायर सी पॉइंट पे, तो काइनेटिक एनर्जी तो हाफ एम वी स्क्वायर हो गया। अब पोटेंशियल एनर्जी हाइट हुआ नहीं ना, तो पोटेंशियल एनर्जी आपका दिस एच जीरो, तो पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो हो गया, तो टोटल एनर्जी इसमें भी क्या होगा mgh। मतलब तीनों से क्या निकलने आ रहा है कि एवरी पॉइंट पे कोई भी बॉडी अगर फ्रीली फॉलिंग हो, अपने आप नीचे गिर रहा हो, तो टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट होगा। ये मैंने एक डेरिवेशन से आपको बता दिया। ए पॉइंट पे जितनी एनर्जी आ रही थी बी पॉइंट पे उतनी आ रही है और सी पॉइंट पे इतनी आ रही है। दस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज वेरीफाई, मतलब इस तरीके से आपको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को वेरीफाई करना पड़ेगा अगर एग्जाम में क्वेश्चन। अब है इसका उल्टा करते हैं कि अब बॉडी को क्या कर रहे हैं, वर्टिकली ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन केस ऑफ वर्टिकली प्रोजेक्टेड, अपवर्ड प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा एनर्जी, वो भी देख लेते हैं। अब क्या जा रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है, तो अगेन वन बाय वन सभी पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। कंडीशन तो वही चीज है। ए पॉइंट की अगर बात करते हैं, ए पॉइंट पे तो डिस्टेंस है ही नहीं ना, एच जीरो है, तो पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो हो गया, और काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होगा, इसकी जरूरत नहीं है। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, क्योंकि यू वेलोसिटी से थ्रो कर रहा है तभी तो ऊपर जाएगा।
तो टोटल एनर्जी दोनों का सम हो जाएगा, mgh प्लस हाफ mv स्क्वायर हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी। या काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम के टर्म में भी आप चाहे तो लिख सकते हैं, जैसे लिखें दोनों आपका, दोनों केस सही है। काइनेटिक एनर्जी राइट पॉइंट बी की अगर बात करें तो बी पॉइंट पे क्या होगा, दोनों होगा, काइनेटिक एनर्जी भी होगा और आपका पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो काइनेटिक एनर्जी तो वही हो गया पी स्क्वायर बाई 2m, जो कि फर्स्ट केस में देखा था अपन ने, इसकी जरूरत नहीं है। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, √2gh, इससे निकल जाएगा h इक्वल टू x। तो टोटल एनर्जी किसके बराबर हो गया, वैल्यू रख दिया, दिस इज हाफ mv स्क्वायर बाय x। अब अगर सी पॉइंट की बात करें तो मैक्सिमम रिच तक पहुंच गया है, मतलब सी पॉइंट पर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तभी तो ऑब्जेक्ट फिर नीचे थ्रो हो जाएगा, मतलब सी पॉइंट पर वेलोसिटी 0, मतलब आपका काइनेटिक एनर्जी तो फॉर्मूला मालूम है, हाफ mv स्क्वायर, वेलोसिटी 0 तो काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी mgh। अब वैल्यू रख देंगे टोटल एनर्जी में, ये हो जाएगा टोटल एनर्जी हाफ mv स्क्वायर हो जाएगा बेसिकली, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम फर्स्ट एट एनी पॉइंट पाथ ऑफ द वर्टिकली प्रोजेक्टेड टोटल एनर्जी सभी चीज में कांस्टेंट होता है। मतलब इस केस में भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज वेरीफाइड, ऑब्जेक्ट को जब अपवर्ड थ्रो कर रहे हैं तो भी कांस्टेंट हो रहा है। अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, बताएं क्या होगा इसका आंसर। टोटल वर्क डन ऑफ द पार्टिकल, टोटल वर्क डन किसके बराबर हो रहा है आपका, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का होता है। तो कौन सा कंडीशन हो सकता है, दिस इज फॉर एनी काइंड ऑफ फोर्स, चाहे अपवर्ड पे के चाहे डाउनवर्ड पे। सेकंड क्वेश्चन है वर्क डन ऑफ ऑल फोर्सेस ऑन ए सिस्टम इक्वल टू वर्क डन ऑफ ऑल फोर्सेस, एक्सटर्नल फोर्स या इंटरनल फोर्स हो, इसके बराबर हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगा। ये मैंने वर्क एनर्जी का पोटेंशियल एनर्जी आपको पढ़ाया, कुछ कंसेप्ट पढ़ाया और उसके क्वेश्चंस देखें। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे पावर।